दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो है डिफरेंस बिटवीन, यानी डीपीएस और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे। शायद से डीपीएस से रिलेट आखिरी क्लास हो सकती है या फंडामेंटल राइट की भी आखिरी क्लास है, जहाँ पर मैं दोनों का संपूर्ण रूप से क्या करूँगा, दोनों में अंतर बताऊँगा कि क्या है दोनों में अंतर, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है ना। किसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, किसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, ये पूरी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। देखिए, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि क्या थे फंडामेंटल राइट और क्या थे डीपीएस। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है ना, क्या है, अधिकार है जो किसको दिए गए, भारतीय नागरिकों को दिए गए हमारे भारत के संविधान में। और ये कहाँ रिटर्न है, ये रिटर्न है पार्ट 3 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में हमारे भारत के संविधान में। और ये क्या इंश्योर करते हैं, कि सारे नागरिकों को शांतिपूर्वक रहने का क्या है, पूरा अधिकार है। और कहीं ना कहीं राज्य इनके अधिकार नहीं छीन सकती। ऐसा भी कौन प्रावधान करता है? हमारा भारत का संविधान ऐसा प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार के कोई अधिकार किसी भी नागरिक से नहीं छीने जा सकते। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमने देखे थे? देखिए, हमने देखे थे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। ये हमने सारे फंडामेंटल राइट देख लिए थे। अब थोड़ा सा डीपीएस को देख लेते हैं, फिर हम अच्छे से डिटेल में दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ लिखे हुए हैं? वो पार्ट 4 में उनका जिक्र है। किस पार्ट में? पार्ट 4 में, हमारे भारत के संविधान में। और कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। ये क्या जारी करते हैं? गाइडलाइन जारी करते हैं, जो किसको फॉलो करने रहता है? राज्य को फॉलो करने रहते हैं कुछ भी नियम या फिर कुछ पॉलिसी बनाने के लिए। जो एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो किसके अनुसार चलेगी? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार चलेगी, जो किस में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो हमने छोटा सा इंट्रो समझ लिया फंडामेंटल राइट और डीपीएस के का, है ना। अब इन दोनों के बीच अंतर क्या है ना, क्यों इनको अलग अलग रखा गया है? क्योंकि एक मतलब क्या समझ सकते हैं, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के लिए, और दोनों की अपनी जगह में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम डिस्कस करते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखिए, पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं, मीनिंग क्या है। हमने अभी समझ चुके हैं, वैसे भी एक बार वो समझ लीजिए। जो फंडामेंटल राइट है वो एसेंशियल राइट है, यानी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है जो सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में समझ लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एक गाइडलाइंस है, एक निर्देश है, जो कहीं ना कहीं किसी पॉलिसी को बनाने के लिए दिया गया है। मतलब ऐसी गाइडलाइंस दी गई जिसके अनुसार क्या बनाएगी? राज्य अपनी पॉलिसी या स्कीम बनाएगी, है ना। अब डिफाइन कहाँ डिफाइन है? जो फंडामेंटल राइट है ना, जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में, किस भाग में? भारत के संविधान में तीसरे भाग में है ना। वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कौन से भाग में? वो चौथे भाग में, यानी 4th पार्ट में है। इनका नेचर कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति है, देख पहले ये समझ लीजिए पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है ना। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक ये मेंशन है। अब इनका नेचर कैसा है ना। जो फंडामेंटल राइट है उसका नेचर कैसा है? स्टेट को लेकर नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्या करता है? तो ऐसा जो नेगेटिव कर दिया, ये कहीं ना कहीं स्टेट को कुछ काम करने के लिए रोकता है। ऐसा नहीं कि उस काम नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा काम कुछ नहीं करेगी जो
नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ हो। कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही सोच समझ के ऐसा काम करना पड़ता है सरकार को, जिससे क्या ना हो, उनके फंडामेंटल राइट का जो मौलिक अधिकार जो उनको दिए गए हैं उनका क्या ना हो, वायलेशन ना हो। अब दूसरा यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, पॉजिटिव है ना। कैसा पॉजिटिव? जो राज्य है एक्चुअली राज्य को प्रोत्साहित करता है ना। राज्य को गाइडलाइंस देता है कि आप ऐसा करो। फंडामेंटल राइट क्या बोलता है, आप ऐसा मत करो। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या बोला जा रहा है, आप ऐसा काम करो, आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, आप उनके वेलफेयर की बात करो, आप उनके लिए जो वीकर सेक्शन है उनके लिए पॉलिसी बनाओ, है ना। संसाधनों का समान वितरण करो। तो ये सब कौन करेगा, ये राज्य करेगी। ऐसा करने को कौन बोल रहा है, डीपीएस बोल रहा है, एक निर्देश जारी कर रहा है। तो कैसा ये पॉजिटिव है। अब इन्फोर्सिबिलिटी, अब क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है इस मामले में? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट की जो मौलिक अधिकार है उनकी एक लीगली जांच कर सकता है। यानी वो चेक करता है कि मान लो कोई कानून बनाया, क्या वो कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ है या नहीं। यदि खिलाफ है तो उसको क्या करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक करार दे सकती है। तो ये भी अधिकार किसको दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। किस मामले में, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के मामले पे। अब बात करता हूँ डीपीएस की, बट डीपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कोई डीपीएस को पॉलिसी आपने बना दी, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट उसमें दखल करेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोर्ट। ना उसकी वैधानिक जांच कर सकता है, ना ही कुछ कर सकता है यदि वो डीपीएस के अंदर बनाई गई। यदि हाँ पॉलिसी बनाई, वो किसको कहीं ना कहीं किसके विरुद्ध जा रही, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जा रही, तो समझ लेना कि क्या करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। देखिए डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र की बात करता हूँ ना, जो फंडामेंटल राइट है, अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। कैसे कि मान लो सरकार है, ये गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। ऐसा गवर्नमेंट या सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी सरकार अपने यहाँ पर मन मर्जी नहीं कर सकती। क्यों? यदि वो करेगी तो कहीं ना कहीं जो कुछ रूप में जो मौलिक अधिकार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो कैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करता है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करता है। अब बात करता हूँ डीपीएस की। तो क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कहीं ना कहीं जो समाज आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज से क्या है वो बिछड़ा हुआ है, तो उसको उत्थान के लिए, उसको समाज में बढ़ावा देने के लिए, उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या करेगी, उनके लिए पॉलिसी बनाएगी। यानी कैसे डेमोक्रेसी स्थापित करेगी, कैसा लोकतंत्र स्थापित करेगी, वो करेगी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब बात करता हूँ लेजिस्लेशन की। इसमें फंडामेंटल राइट में विधायक का क्या रोल है। तो देखो विधायक का क्या कानून लाते, पहले मौलिक अधिकारों की बात करता हूँ ना। क्या मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को कुछ कानून लाने पड़ते हैं हर साल, मतलब कभी ना कभी कानून लाती है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो पहले से हमारे भारत के संविधान में दिए हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी सरकार को उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई बिल या कोई विधेयक लाने की ज़रूरत नहीं है ना। बट जो डीपीएस है, डीपीएस को इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको क्या लाना पड़ती है, पॉलिसी लानी पड़ती है, या फिर कुछ भी योजनाएं या कुछ भी प्रोग्राम लेके आते हो आप, तो कहीं ना कहीं एक विधेयक के रूप में आता है, या फिर आप लॉन्च करते हो या फिर अनाउंसमेंट करते हो उसकी, या घोषणा करते हो।
तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन पिक्चर में आता है यहाँ पर, कौन पिक्चर में आ रहा है यहाँ पर, लेजिस्लेशन यानी विधायिका पिक्चर में यहाँ पर आती है। यानी यहाँ पर विधायिका का बहुत बड़ा रोल है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आते लो, जो कानून, ये कानून जो फंडामेंटल राइट ऑफ किसका भाग है, कानून का भाग है, यानी पार्ट ऑफ लॉ है। जैसे 2 लॉ पढ़े थे हमने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो किस में आता है, फंडामेंटल राइट में। रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट का मतलब फंडामेंटल राइट उसी का भाग है, मौलिक अधिकार, वेदिका शासन का भाग है ना। प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना, ये सब किसके भाग है, ये सब भाग है किसके, सॉरी, ये सब भाग है रूल ऑफ लॉ के। वो फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है किसके अंदर आता है, कानून के अंतर्गत। यदि कोई कानून बनता है या तो फंडामेंटल राइट को बनाने के लिए बनता है या फिर फंडामेंटल राइट के खिलाफ बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ आ जाती है, फिर पिक्चर में आ जाती है। बस जो डीपीएस कोई कानून नहीं है, डीपीएस कोई कानून नहीं है, डीपीएस कोई निर्देश है, एक गाइडलाइंस है। जो कौन जारी करता है, कौन जारी करते, देखो जारी किसने कर दिया यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारा भारत के संविधान में। अब उनको लागू करने का दायित्व किसका है, राज्यों का है ना। तो राज्य उन डीपीएस का यूज़ करके क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, मतलब ये कोई कानून नहीं है। अब सुना जस्टिस बिल, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या है, जस्टिसेबलिंग कोड है, यानी कोर्ट दखल दे सकता है, उसके ऊपर प्रश्न उठा सकता है, या कोई और इंडिविजुअल व्यक्ति जिसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है वो भी कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत और आर्टिकल 226 के अंतर्गत कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। बट जो डीपीएस है वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी यदि डीपीएस को लेकर कोई योजना बनाई या नहीं बनाई, पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई, यदि डीपीएस का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं आप इस पर कोई प्रश्न उठा सकते हो। जो है वही है, यानी वो तो गाइडलाइंस है जो किसके लिए जारी की गई है, जारी की गई है, किसी भी कानून को बनाने के लिए वो गाइडलाइंस जारी की गई है। ठीक है, अब देखिए प्रमोट की बात करते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, किस बारे में प्रमोट करता है, इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, इंडिविजुअल। कभी आपने देखा कि मौलिक अधिकार किसी एक का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाता है वो। आपने देखा कभी पूरे देश का उल्लंघन हो रहा है साथ, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। किसी एक व्यक्ति का होता है, किसी एक कम्युनिटी का होता है तो वो जाते हैं। बट जो डीपीएस है तो समाज के लिए, क्या एक व्यक्ति के लिए कोई योजना लागू होती है क्या? देखिए, जो मेरा नाम निर्मल, मेरे लिए ये एक योजना लागू कर दी एक सरकार ने, या फिर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मेरे लिए योजना लागू कर दी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि कोई योजना आती है तो पूरे समाज के लिए आती है। किसके लिए आती है? पूरे के पूरे समाज के लिए आती है। बट योजना कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं आती। यदि हाँ एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि एक व्यक्ति के लिए योजना नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये था पूरा डिफरेंस बिटवीन, मैंने डीपीएस और फंडामेंटल राइट के बीच बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर बता दिए आपको। लगभग 10 डिफरेंस हमने यहाँ पर 10 अंतर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, है ना। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर मुझसे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पर भी या मुझसे जुड़ सकते हो, हाँ। और मुझसे सवाल भी वहाँ पर पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। ओके, आपसे अलविदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।